हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसे कोर्सेज के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज में हम आपके एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चन है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजी का सेक्शन हम ले रहे हैं। तो बायोलॉजी में अभी तक हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। उन 3 चैप्टर्स के 3 लेक्चर्स आए थे। अभी ये हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, इसका भी लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके आ चुके हैं एंड आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स देख रखे होंगे। तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। पर अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो पहले वो लेक्चर्स देख कर आइए। अदरवाइज एनसीईआरटी की रीडिंग आपने कर रखी होगी तो ये लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप हमारी ऐप पे आकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी बैच के थ्रू, तो हमारी ऐप का नाम है टारगेट गुरुकुल और उसमें आप जाकर नर्सिंग सेक्शन में आरंभ बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच की प्राइसिंग है 699। तो आरंभ बैच में बैच को चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो हुई आपकी जनरल प्रिपरेशन से रिलेटेड बात। आज के लेक्चर के लिए लेक्चर नंबर 4 है, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर रहने वाला है। जितनी भी चीजें हमने आज तक पढ़ी हैं उनको यहाँ समराइज करेंगे, चैप्टर को बाइंड अप करेंगे और इतनी चीजें पढ़ेंगे कि एग्जाम से पहले आपको बस कुछ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने पड़े और आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाए। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन। रेसेसिव अलील कौन सा होता है, अलील्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। किसी भी जीन को अगर हम लोग किसी अल्फाबेट से डिनोट करें, मान लीजिए हम लोग जी इसको टी को बोल रहे हैं, एक जीन है, ये किसके लिए, किस कैरेक्टर के लिए कोड करता है, किस कैरेक्टर को डिफाइन करेगा, ये प्लांट की हाइट को। तो इसके 2 डिफरेंट फॉर्म्स को अगर हम लिखें, एक तो ये हो गया कैपिटल टी और एक हो जाएगा स्मॉल टी। ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी। तो ये इसके 2 अलील्स हैं, एक ही जीन के 2 अलील्स को बोल दिया हमने यहाँ पे। तो एक अलील डोमिनेंट होता है, एक अलील रिसेसिव अलील होता है। तो डोमिनेंट अलील वो होता है जो होमोजाइगस सिचुएशन में हो या हेटेरोजाइगस सिचुएशन में हो, खुद को एक्सप्रेस कर दे। होमोजाइगस सिचुएशन क्या होती है, यहीं पे एरो बना के लिख लेंगे ऑप्शंस में से हम लोग। होमोजाइगस सिचुएशन क्या होती है, जब पेयर ऑफ अलील्स जो है, ये एक पेयर है तो इसमें दोनों अलील्स एक से हैं। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं एक बार। तो जब दोनों अलील्स एक जैसे होंगे तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस पेयर ऑफ अलील्स। ये स्मॉल टी हेटेरोजाइगस में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये हो सकता है। यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी भी हो सकता था, मतलब दोनों अलील्स एक जैसे हैं और यहाँ पे दोनों अलग अलग अलील्स हैं। तो जब हेटेरोजाइगस सिचुएशन है तो अभी तक आपको इतना तो पता चल गया होगा, इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट होता है स्मॉल टी के ऊपर, तब भी हम लोगों को कैसा पेड़ मिलता है, टॉल प्लांट। और इन दोनों सिचुएशंस में यहाँ पर जब होमोजाइगस सिचुएशन है तो ड्वार्फ प्लांट मिलेगा, रेसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होगा। यहाँ पर दोनों कैपिटल टी हैं तो टॉल प्लांट मिलेगा। आपने ये देखा यहाँ पर ये वाला जो अलील था ये रेसेसिव था, तो इसका कोई भी कैरेक्टर नहीं आया, ये अपने ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं कर पाया फिनोटाइप में, यानी कि ड्वार्फ प्लांट नहीं बना। इसलिए हेटेरोजाइगस सिचुएशन में रेसेसिव अलील ने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया। तो रेसेसिव अलील पूछा है एक्सप्रेस खुद को कब कर पा रहा है, जब वो होमोजाइगस सिचुएशन में है। तो इसको मार्क कर लेंगे यहाँ पर कि होमोजाइगस सिचुएशन में ही ये खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जबकि हेटेरोजाइगस सिचुएशन में इसका कोई भी एक्सप्रेशन हमको नहीं दिख रहा है प्रोजनी में। इस वजह से हमको यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है जब रेसेसिव अलील होमोजाइगस सिचुएशन में है, तो वो हमको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। सारे ऑप्शंस अगर पढ़ें तो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को डोमिनेंट वाला अलील एक्सप्रेस करता है। F3 जनरेशन में क्या आएगा, तो F3 जनरेशन में तो वो पूरा आपको रेशियो मिलता है, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। बोथ सिचुएशंस में खुद को डोमिनेंट वाला अलील ही एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 में हमसे बोला है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट ऑफ द F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस्ड दिस प्लांट विद अ ड्वार्फ प्लांट, दिस क्रॉस रिप्रेजेंट। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमको F2 जनरेशन में एक प्लांट मिला, कैसा, टॉल प्लांट। F2 का मतलब क्या है, पहले पेरेंट्स होंगे, उनसे एक प्रोजेनी बनी होगी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1, फिर F2 जनरेशन बनी। तो उस जनरेशन में जो टॉल प्लांट बना, इनको उसका जीनोटाइप जानना था। तो उस जीनोटाइप के लिए इन्होंने उसकी क्रॉसिंग कराई, किससे, ड्वार्फ प्लांट से। तो इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले इनको करना क्या, इनको पता करना है कि वो जो टॉल वाला प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी, उन्होंने तो जीन्स को भी फैक्टर्स बोला था। तो उन्होंने पता कैसे किया, क्या किया उन्होंने, सबसे पहले एक टॉल एक ड्वार्फ प्लांट को लिया। इसको यहाँ लिखते चलते हैं, F0 या फिर जो F0 बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, तो ये मेल ये फीमेल, तो इन्होंने यहाँ ले लिया टॉल प्लांट
और यहाँ ले लिया ड्वार्फ प्लांट। अभी इनको जीनोटाइप्स के बारे में कुछ पता नहीं है, इन्होंने इन दोनों की क्रॉसिंग कराई, क्रॉसिंग कराने के बाद इन्हें F1 जनरेशन में किसको, मेंडल को मिलते हैं 4 प्लांट्स और चारों टॉल, 4 टॉल प्लांट्स मिले। फिर इन्होंने क्या किया, इन्हीं की सेल्फिंग कराई, जो टॉल प्लांट्स मिले इनकी सेल्फिंग करा दी, यानी एक टॉल प्लांट को दूसरे टॉल प्लांट से क्रॉस करा दिया। तो तब एक बहुत ही डिफरेंट चीज हुई, इनको टॉल के साथ में ड्वार्फ प्लांट्स भी मिल गए। टॉल प्लांट्स कितने मिले, 3, और एक ड्वार्फ प्लांट मिला। तो एक्चुअली कंफ्यूजन ये था कि अगर ये डॉर्फ प्लांट इनको F2 जनरेशन में मिल रहा है तो ये कैरेक्टर F1 में क्यों नहीं एक्सप्रेस हुआ था। तो उनको यहीं से समझ में आया कि कोई एक फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, पास ऑन हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट अगर नहीं शो हो पाता किसी रीजन की वजह से, डोमिनेंट रिसेसिव वाला रीजन था, वो समझ में आया बाद में, तो वो कहीं खो नहीं जाता है, वो अगली जनरेशन में इफेक्ट अपना दिखा देता है एक पर्टिकुलर होमोजाइगस सिचुएशन में। तो जब हमको ये सब टाइम के साथ में जब जीनोटाइप्स, जीन्स, ये सब चीजें पता चल गई थी, तो इनके ही हम लोगों ने जीनोटाइप्स लिखने स्टार्ट कर दिए। फिर हम टॉल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ड्वार्फ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। यहाँ पे जो बना था, जब अब हमें समझ में आता है, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी था। तो जब ये क्रॉसेस बाद में करा के देखी गई, तो यहाँ से हमें ये तो साफ दिख रहा था कि 3:1 के रेशियो में आया, लेकिन ये तो दिखने में था, यानी ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे आपको पता है जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, जीनोटिपिक रेशियो यहाँ है जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का। तो ये इसमें जीनोटाइप्स में डिफरेंस है क्या, यहाँ तो कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, और इस जगह पर स्मॉल टी है। अभी ये पता चल गया। मेंडल ने इसको कैसे पता किया था, मेंडल ने कराई टेस्ट क्रॉस। उन्होंने क्या किया, ये वाले जो 3 टॉल प्लांट्स हैं इनको लिया और इनको क्रॉस करा दिया इस वाले से, या फिर यहाँ पे आपको स्मॉल दिख रहा है, डॉर्फ प्लांट दिख रहा है, इन्होंने इसकी सेल्फिंग करा दी जो रेसेसिव पेरेंट था, डॉर्फ वाला रेसेसिव पेरेंट था। तो जब आप कैपिटल टी की क्रॉसिंग कराते हैं स्मॉल टी से, और एक बार आप एक क्रॉसिंग कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी की, स्मॉल टी और स्मॉल टी से, तो आपको यहाँ क्या मिलता है, जब ये होमोजाइगस सिचुएशन में है टॉल, तो आपको सारे मिल जाएंगे टी, यानी कि ऑल टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे आपको कैसे मिल गए, ऑल टॉल प्लांट्स। लेकिन ये वाले जो 2 थे ना, जब इनकी क्रॉसिंग यहाँ पे कराई गई ड्वार्फ वाले पेरेंट से, तो इनको यहाँ पे मिलते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी इक्वल रेशियोज में। तो यहाँ से इन्हें ये पता चला कि ये वाला जो पेरेंट था ये होमोजाइगस नहीं था, ये हेट्रोजाइगस था, इसमें भी ड्वार्फ अलील प्रेजेंट था, जिसकी वजह से सारे टॉल प्लांट्स इनको नहीं मिले। इनको टॉल और ड्वार्फ का एक रेशियो मिल जाता है 1:1 का। तो इस क्रॉस को बोला जाता है टेस्ट क्रॉस, और ये पूरा आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। तो इससे हमें पता क्या, बेसिकली पता क्या करना है, जो भी F2 जनरेशन में है प्लांट, उसका जीनोटाइप पता करना है। और यूज हम लोग क्या करते हैं, रेसेसिव पेरेंट का, ड्वार्फ वाला यूज कर रहे हैं ना, तो रेसेसिव पेरेंट का यूज कर रहे हैं, और क्रॉस का नाम क्या है, टेस्ट क्रॉस। तो आप अगर इसको लिखना चाहें तो हम जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन गिवन है उसको देखें, तो किसी भी प्लांट का जो F2 जनरेशन में है उसका जीनोटाइप हमें पता करना है। अगर वो टॉल प्लांट है, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा है, और हमें पता करना है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, एलील्स इसमें कैसे प्रेजेंट है, तो हम उसको रेसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। और रेसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस कराने पर अगर हमको टॉल और ड्वार्फ दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस है, और सिर्फ टॉल मिल रहा है, इसका मतलब वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। एंटेरनम या फिर डॉग फ्लावर जो है, जिसको स्नेप ड्रैगन भी लिखा हुआ है, स्नेप ड्रैगन फ्लावर आपके एनसीईआरटी में, उसमें बोला है F2 जनरेशन में इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर वुड बी, इसका फिनोटिपिक रेशियो बोल रहे हैं हमसे। तो फिनोटिपिक रेशियो वैसे तो आपको याद भी होगा कि 1:2:1 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्रॉस करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये रेड कलर के फ्लावर इन्होंने लिए थे, ये इन्होंने लिए थे व्हाइट कलर के फ्लावर, इन दोनों की क्रॉसिंग कराई थी तो इनको मिल गए थे सारे पिंक कलर के फ्लावर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ डोमिनेंस काम नहीं कर रही थी, यहाँ पे काम कर रही थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से क्या हो रहा था कि रेड कलर और व्हाइट कलर दोनों में से किसी का भी पूरा डोमिनेंस नहीं है, ना ही कोई एक रेसेसिव है, ना ही कोई डोमिनेंट है। तो एनसीईआरटी कैसे बताती है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में फर्क क्या है, जब डोमिनेंस होती है तो प्रोजेनी एक पेरेंट से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है,
जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है उसके जैसा। फिर जब कोडोमिनेंस होती है तो दोनों बराबर काम कर रहे हैं तो प्रोजेनी दोनों पेरेंट्स से मैच करती है। लेकिन जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है तो प्रोजेनी किसी से भी मैच नहीं करती। तो यहाँ पे कलर क्या था, रेड कलर था, और यहाँ पे क्या था, व्हाइट कलर था फ्लावर का, लेकिन जो मिल रहा है वो पिंक है। अब पिंक तो दोनों में से किसी में नहीं था, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला। फिर इसकी इन्होंने करा दी सेल्फिंग। यहाँ तक आपको F1 जनरेशन मिल गई थी, यहाँ आपको F2 जनरेशन मिल जाएगी। F2 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा रेशियो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर, और रेशियो यहाँ क्या मिलता है 1:2:1 का। और यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आ जाते हैं, यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो हमको यहाँ रेशियो मिलता है 1:2:1 का। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको क्रॉस के थ्रू भी समझ सकते हैं। आप ऐसे करके जब प्यूनिट स्क्वायर बनाएंगे तो, और प्यूनिट स्क्वायर में यहाँ से आपने गैमेट्स बनाए तो आपको एक कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, यहाँ पर भी एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर मिलेगा। तो यहाँ आर कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ दोनों स्मॉल आर आएंगे। तो इस तरीके से एक आपको रेड फ्लावर, दो पिंक फ्लावर और दो व्हाइट फ्लावर ये मिल जाएगा। तो यही जीनोटिपिक रेशियो आता है, यही फिनोटिपिक रेशियो आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट इसका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंटेरनम प्लांट है, स्नेप ड्रैगन भी नाम है इसका, डॉग फ्लावर भी है, और रेशियो क्या मिल रहा है जीनोटिपिक फिनोटिपिक F2 जनरेशन में 1:2:1 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ। तो अभी हमने देखा जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रही है तो वहां पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सिमिलर हो रहे हैं। क्या होता है रेशियो 1:2:1 का। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या मिलता है, कंप्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो तो आपको मिल जाता है 1:2:1 का, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो है वो मिलता है 3:1 का। ठीक है, ओवर डोमिनेंस ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। एपिस्टैटिस क्या होता है, जब एक जीन का इफेक्ट दूसरे जीन के इफेक्ट को ओवरकम कर देता है। जैसे कि यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं डोमिनेंस, इसमें अलील्स का इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। जब कोई एक जीन है वो अपना एक कैरेक्टर बना रहा है, दूसरा जीन दूसरा कैरेक्टर बना रहा है, लेकिन किसी एक जीन का इफेक्ट दूसरे वाले के इफेक्ट को मास्क कर दे रहा है, उसको एपिस्टैटिस बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है पर ये कोर्स में तो है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, what can be the blood group of an offspring when both parents have AB ब्लड ग्रुप। तो ये आ गया आपका किसका, कोडोमिनेंस का एग्जांपल। ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट लगता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोडोमिनेंट भी होते कौन से एलील्स हैं, IA और IB कोडोमिनेंट हैं, जबकि जो स्मॉल आई है ये रेसेसिव ही है। तो स्मॉल आई तो इन दोनों से छोटा है, इसका इफेक्ट नहीं शो होता है यहाँ पर, ये हमें ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हमको बताया है कि दोनों पेरेंट्स AB ब्लड ग्रुप के हैं, तो हमको पेरेंट्स में ये हमने लिखा फादर, ये लिखा मदर, इनका जीनोटाइप लिखना है। तो फादर में भी IA होगा, एक IB होगा, मदर में भी एक IA होगा, एक IB होगा। अब हम लोग इनकी क्रॉसिंग करा लेते हैं। तो क्रॉसिंग के लिए अगर प्यूनिट स्क्वायर से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, बाकी हम लोग इसको जो W मेथड बोलते हैं उससे भी कर सकते थे। चलिए इससे क्रॉसिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा IA, यहाँ लिखा IB, IA, IB। एक चीज आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी कि दोनों ही पेरेंट्स में किसी के भी पास स्मॉल आई नहीं है, इसका मतलब O ब्लड ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C को आप पहले ही कट कर सकते हैं कि O ब्लड ग्रुप तो नहीं बनेगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा IA और IA, यहाँ आएगा IA और IB। इस जगह पे IB तो इधर से आएगा और जो ऊपर लिखे हैं फादर वाले जीन्स उसमें से IA आ जाएगा, और यहाँ पर भी IB और IB ही आएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ओवरऑल रेशियो IA आपको मिल जाएंगे कैपिटल IA कैपिटल IA कैपिटल IA कैपिटल IB, और यहाँ पे IB और IB। तो ये एक है, ये दो है और ये एक है, यानी ये ब्लड ग्रुप A हो गया, ये ब्लड ग्रुप AB हो गया, और ये वाला ब्लड ग्रुप आपका हो गया B। तो आपको तीन टाइप के ब्लड ग्रुप्स मिल सकते हैं, A भी मिल सकता है, AB भी मिल सकता है और B भी मिल सकता है। क्या नहीं मिलेगा, O नहीं मिलेगा। तो आपसे कहा था AB ओनली, तो नहीं, A, B एंड AB सारे ही मिल सकते हैं। ये प्रोजेनी पे डिपेंड करता है कि इन चारों में से कौन सी प्रोजेनी बनती है। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ। तो मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज किया था, यानी एक कैरेक्टर पढ़ रहे थे तो उससे लॉ ऑफ डोमिनेंस का पता चल रहा था। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके लिए इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा था। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ में इन्होंने बताया गया था कि अगर हम लोग जैसे दो कैरेक्टर्स को लेते हैं, जैसे इन्होंने लिया था कि सीड का कलर और सीड का शेप, तो ये है आर आर कोड कर रहा है राउंड शेप के लिए और वाई वाई कोड करता है येलो कलर के लिए। तो ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स इन्होंने लिए, येलो कलर और ये राउंड शेप सीड के लिए लिया था। ये दोनों कैरेक्टर्स थे सीड से रिलेटेड। तो इन्होंने बोला कि इन दोनों के जब गैमेट्स बन रहे होंगे तो जब आर और आर का सेपरेशन वाई और वाई के सेपरेशन से बिल्कुल अलग है, जब ये जीन्स पे क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे तो जो आर जीन है और जो वाई जीन है, इन दोनों का जब सेग्रीगेशन हो रहा होगा गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। तो जब इसमें गैमेट्स बनते हैं तो यहाँ पर तो गैमेट्स बनते हैं, अगर इसको लिखें गैमेट्स, तो यहाँ तो आर वाई बनते हैं, और जब प्रोजेनी इनकी बन जाती है तो प्रोजेनी में जब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता है तो वहां से भी गैमेट्स बनते हैं 4 टाइप्स के। तो ये आपको 4 टाइप के गैमेट्स तब मिल जाते हैं। तो ये मेंडल ने बताया था कि इन दोनों जो कैरेक्टर्स के जीन्स हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। लेकिन फिर इसका एक्सेप्शन मिल गया था किसको, मॉर्गन को। चला था कि किसी भी क्रोमोसोम पे अगर जीन्स बहुत पास पास हैं तो उनका फिजिकल एसोसिएशन होता है और सेग्रीगेशन के टाइम पे वो इतना ज्यादा अलग नहीं हो पाते हैं फिजिकल एसोसिएशन की वजह से। क्रॉसिंग ओवर जब होगी तो वो साथ में ही चले जाते हैं दूसरे क्रोमोसोम में, तो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। तो पेरेंटल टाइप ऐसे में बहुत ज्यादा बनती है प्रोजेनी में, अगर लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाता है। खैर हमसे तो यही पूछा था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए कौन सी क्रॉस पढ़ी जाती है, तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। एक्सेप्शन क्या है इस लॉ का, वो है लिंकेज। ठीक है, याद रखेंगे एग्जाम के लिए। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 3 साइंटिस्ट्स विच इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। तो मेंडल ने अपना काम किया कब था, 1856 से 1865 में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 63 तक की काम किया था। ये इनका काम 7 साल का काम था इनका। ठीक है, मेंडलिज्म के लिए जितनी भी चीजें हैं वो मेंडल ने जो 7 साल काम किया, लेकिन ये उस टाइम पे इनको इतना ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला। रिकॉग्निशन कब मिला, जब इनके काम की रीडिस्कवरी हुई 1900 में। रीडिस्कवरी की किसने थी, 3 साइंटिस्ट थे, तीनों ने अलग अलग काम किया था। एक ह्यूगो डे व्रीज थे, एक कार्ल कॉरेंस थे और एक वॉन शेनमार्क थे। तो हमें ऑप्शन में वही ढूंढना है। आइवरी मैक्लियड मैकार्थी ने, ये आप पढ़ेंगे भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इन्होंने डीएनए के लिए टेस्टिंग की थी। जब ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट हो गया था उसके बाद में बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सटन एंड बवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, तो सटन बवेरी नहीं है। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था, वो भी नहीं है। बेटसन और प्यूनिट, तो प्यूनिट ने जो है प्यूनिट स्क्वेयर दिया था। बाकी बेटसन ने जीन और इन सब नामों से इनको रिलेट किया जाता है कि इन्होंने इन सब में अपना जो भी योगदान था वो इसमें दिया। बाकी ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस और शेनमार्क, ये 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म 1900 में की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, सटन एंड बवेरी ने। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। अगर उसको हमको एक वर्ड में समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं। सटन बवेरी ने क्या किया था, जो मेंडलिज्म के जितने भी लॉज थे इनको इन्होंने क्रोमोसोम्स के पैरेलली एक्सप्लेन किया था, कि जो मेंडल ने चीजें समझाई जीन्स के लिए वही सब कुछ क्रोमोसोम्स पे भी लगता है, वही सारी चीजें चलती हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने की थी, ये की थी थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन ने। तो ये आपको मिल गया मॉर्गन एट ऑल ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया फ्रूट फ्लाई को, ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर इन्होंने कैरेक्टर्स लिए, 3 कैरेक्टर्स उठाए, उनकी 3 बार डाई हाइब्रिड क्रॉस कराई वो, और एक ही जीन पे एक्स क्रोमोसोम पे सारे कैरेक्टर्स थे। तो उन जो 2 कैरेक्टर्स थे उनके बीच में लिंकेज थी, जो बॉडी कलर था और एक जो आई कलर था उनमें लिंकेज थी। तो इन्होंने 3 कैरेक्टर्स कौन से लिए, बॉडी कलर, आई कलर और एक विंग का साइज लिया। तो फिर उसके बेसिस पे इन्होंने पता किया था रिकॉम्बिनेशन क्या है, लिंकेज क्या है, और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था जो भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अगर आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर नंबर 2 को रेफर कर सकते हैं। काफी डिटेल में हमने ये सारा वहां पढ़ा है, और उसमें हम लोगों ने जो मॉर्गन ने क्रॉस कराई थी डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो एनसीईआरटी में काफी टिपिकल लगता है, तो उसको भी बहुत अच्छे से समझा है। तो आप लेक्चर नंबर 2 में रेफर कर सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं लेक्चर नंबर 2 में जा सकते हैं। काफी ये लेंदी कॉन्सेप्ट है और वहां काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू वन अनदर, वर्ड पे ध्यान देना है, वेरी क्लोज टू वन अनदर ऑन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू बी ट्रांसमिटेड टुगेदर। होता क्या है, जब जीन्स की क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो जब एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दूसरे पार्ट में लग जाता है जाकर मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में, तो अगर वो जो जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं और बहुत पास पास हैं, तो उनकी फिजिकल एसोसिएशन की वजह से चांसेस ये रहते हैं कि वो साथ में ही दूसरे क्रोमोसोम में जाएंगे, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसको लिंकेज बोलते हैं। मिल गया है ऑप्शन आपको, ऑप्शन नंबर सी में लिंक्ड जीन्स। इनकी खोज किसने की थी, मॉर्गन ने की थी। अलीलोमॉर्फ्स, अलील के लिए रेफर कर रहे हैं, आइडेंटिकल जीन्स जो एक जैसे हैं, रेसेसिव जीन्स और डोमिनेंट जीन्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, तो ये आपको समझ में आया होगा। लिंक्ड जीन्स जब होते हैं तब पेरेंटल टाइप्स के प्रोजेनी ज्यादा बनती है, रिकॉम्बिनेशन कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, क्रोमोसोमल मैप्स या जेनेटिक मैप्स किसने दिए थे, ये स्टुअर्ट वेंट ने दिए थे, मॉर्गन के स्टूडेंट थे। देखिए इस सबको याद करने का बेस्ट तरीका होता है, इसको वन बाय वन हम लोग टाइमलाइन के हिसाब से याद कर लें। जब 1856 में मेंडल ने अपना काम किया, 1863 तक की मेंडल को लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिली, फिर मेंडल के ही लॉस को रीडिस्कवर किया गया, जितना भी मेंडलिज्म था उसकी रीडिस्कवरी करी किसने, 3 साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली वर्क करके, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस और शेनमार्क ने। फिर उसके बाद में ये तो हुआ 1900 में, 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी सटन एंड बवेरी ने, फिर उसका वेरिफिकेशन 1910 में किया टीएच मॉर्गन ने। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो गई। टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट थे स्टुअर्ट वेंट, उन्होंने जेनेटिक मैप्स या क्रोमोसोमल मैप्स दिए, जैसे आपको मॉर्गन ने बता दिया था कि लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंस क्या होते हैं, पेरेंटल टाइप्स क्या होते हैं, तो स्टुअर्ट वेंट ने क्या बताया कि जैसे अगर ये कोई एक क्रोमोसोम है, तो अगर आपको ये पता है कि ये आपस में लिंक्ड हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों इतने पास पास हैं, और कोई जीन्स ऐसे हैं जिसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, तो मतलब वो वाला जीन जो है वो दूर है, तो इसके बेसिस पे हम लोग एक क्रोमोसोम पे अगर 3 जीन्स हैं तो हम लोग ए बी सी को पोजिशन कर पाए। इन्होंने बोला था कि अगर किसी भी जीन के बीच में गैप है उसको हम लोग एक यूनिट से डिनोट करेंगे, तो उसको हम लोग 1 सेंट मॉर्गन बोलेंगे। तो जो इनके टीचर थे मॉर्गन, उन्हीं के नाम पे उन्होंने यूनिट रखी थी जेनेटिक मैपिंग की, सेंट मॉर्गन। तो जब भी अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं जेनेटिक मैपिंग के, तो जितना कम ये यूनिट होगी जीन्स उतने ज्यादा लिंक्ड होंगे, और जितनी बड़ी ये यूनिट होगी जीन्स उतने ज्यादा दूर दूर होंगे। इसके थ्रू हम लोग किसी भी क्रोमोसोम पे जीन्स का क्या एक ऑर्डर है अरेंज होने का वो पता कर सकते हैं। तो ये आपको पूरी टाइमलाइन याद रखनी है सारे साइंटिस्ट के नाम के साथ। क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे बोला है सिलेक्ट द डिसीज व्हिच इज कॉज्ड बाय रिसेसिव ऑटोसोमल जीन्स। तो एनसीईआरटी में आपको जब डिसीजेस दी गई हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या हैं, जो एक किसी भी जीन में म्यूटेशन की वजह से हो और वो प्रोजेनी के थ्रू प्रोजेनीज में ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स के थ्रू। तो एनसीईआरटी में आपको 6 ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स गिवन है, तो उसमें सबसे पहले एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये तो है ही है, इनके साथ में एक सिकल सेल एनीमिया गिवन है, एक थैलेसीमिया गिवन है, अल्फा बीटा दोनों टाइप की थैलेसीमिया गिवन है एनसीईआरटी में, और इसके अलावा एक और गिवन है फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, तो ये सारे आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं। ये सारे कैसे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, तो यहाँ तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया, ऑल ऑफ दीस। ठीक है, बाकी अगर सेक्स लिंक्ड आपसे पूछते हैं तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस और एक आ जाता है आपका हीमोफीलिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। अच्छा हाँ, हमने ये तो समझे ही नहीं कि ऑटोसोमल जीन से क्या, देखिए हमारे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 23 पेयर्स होते हैं। तो अगर कोई ऐसी बीमारी है जो ऑटोसोम्स यानी कि जो बाकी की 44 क्रोमोसोम्स हैं उनके थ्रू आगे प्रोजेनी में जा रही है और वो रेसेसिव है, मतलब जब तक होमोजाइगस सिचुएशन में वो डिफेक्टिव वाला जीन नहीं होगा तब तक बीमारी नहीं होगी, तब उसको ऑटोसोमल रेसेसिव बोलते हैं। लेकिन अगर यही बीमारी वाला जो जीन है, मतलब जीन जो म्यूटेशन हो गई है, वो अगर एक्स या वाई पे प्रेजेंट होता है तो उसको सेक्स लिंक्ड बोलते हैं डिसऑर्डर को। ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, जिस टाइम पे एनाफेज है, एनाफेज में अपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स को खींचा जा रहा होता है। अगर आपने सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पढ़ रखा होगा तो ऐसे करके यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस तरीके से क्रोमोसोम्स यहाँ होते हैं ऐसे करके। तो जब ये अटैच हैं यहाँ पर तो पोल्स पे, और जब इनको यहाँ पे से खींचा जा रहा होता है अपोजिट पोल्स की तरफ, अगर उस टाइम पे सेग्रीगेशन सही से नहीं हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर सही से नहीं हो रही है, मान लीजिए ये डिफेक्टिव ऐसे पूरा ही चला जा रहा है किसी एक ही गैमेट के अंदर, तो इसकी वजह से बहुत सारे आगे लाइफ में डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, जो आपने अलग अलग एन्यूप्लॉइडी में अभी डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो ये सारे सिंड्रोम्स किसकी वजह से होते हैं, एन्यूप्लॉइडी की वजह से।
तो ये आपको ध्यान रखना है। किसका, इसका रीजन क्या है, सेग्रीगेशन सही से नहीं हो पाता है क्रोमेटिड्स का जब सेल डिवीजन के किसमें, एनाफेज के टाइम पर। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के ऊपर हमने काफी बात कर रखी है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में। यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये बेसिक होता क्या है। अगर नॉर्मल ह्यूमन मेल है, नॉर्मल ह्यूमन मेल है, तो इसमें कैसा होता है जीनोटाइप, पूरा जीनोम का क्या रहता है 44 प्लस XY। लेकिन यहीं पे अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो उसमें हो जाता है 44 प्लस XXY, एक एडिशनल X क्रोमोसोम आ जाता है। उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या, मेल में फीमेल वाले कैरेक्टर्स आने लगते हैं एडिशनल X क्रोमोसोम की वजह से। मेल में फीमेल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगे तो इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलने लग जाते हैं। तो हमको यहाँ पे सिर्फ कैरियोटाइप पूछा गया था तो आपको XXY ढूंढना है ऑप्शंस में और ये गिवन है। अगर यहीं पे XO होता और वो भी ह्यूमन फीमेल में होता, वहां पे X क्रोमोसोम कम होता तो उसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम्स बोलते हैं। बाकी ट्रिपल X है तो उसको सुपर फीमेल बोल देते हैं, 2 Y आ गए हैं तो उसको सुपर मेल बोल देते हैं। ये सब तो एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो क्वेश्चन नंबर 75 में बोला है दिस एबनॉर्मेलिटी occurs due to the monosomy 2n-1. The individual has 2n is equals to 45 chromosomes with 44 plus XO genotype. तो आपको बस ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 44 प्लस XO है, यानी एक X क्रोमोसोम नहीं है यहाँ पर, तो इसको लिख लेंगे मिसिंग है क्या, एक X क्रोमोसोम। तो इसी को टर्नर सिंड्रोम बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, इसमें क्या है नॉर्मल फीमेल थी तो उसमें XX होता है, लेकिन उसमें एक X क्रोमोसोम कम है तो फीमेल्स वाले कैरेक्टर उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगे सही तरीके से, ओवरीज का डेवलप नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं हो पाएगी, ये सारी चीजें हैं। बाकी डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होता है। एडवर्ड सिंड्रोम आपके कोर्स में नहीं गिवन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। Which of the following is not an example of aneuploidy? तो जितने भी डिसऑर्डर्स ये हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और ये क्लाइनफेल्टर्स, ये सारे एन्यूप्लॉइडी के हैं। जब भी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में डिफरेंस आ जाएगा तब उसको एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे, सेग्रीगेशन नहीं हुई सही से। तो इसमें टर्नर्स भी आता है, डाउन्स भी आता है, क्लाइनफेल्टर्स भी आता है। फिनाइल कीटोनूरिया नहीं आता। फिनाइल कीटोनूरिया जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इसको लिख लीजिए। ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है क्योंकि इसमें किसी भी क्रोमोसोम में चेंज नहीं है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट एक जीन में चेंज है और फिर को बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म। ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 79 में तो हमसे पूछा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज थैलेसीमिया कॉज। तो थैलेसीमिया क्या होती है, हमारी बॉडी में आरबीसी होते हैं, आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किससे बना होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बना होता है। किस क्रोमोसोम पे इनको सिंथेसाइज करने के लिए जीन्स प्रेजेंट है, तो अल्फा चेन के जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे, और बीटा जीन के लिए जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। तो जब इस जीन में डिफेक्ट होता है, इन पे प्रेजेंट जीन में डिफेक्ट होता है, तब उसमें होगा क्या, ये चेन सिंथेसाइज नहीं होगी। तो जब इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी कि ये कैसा डिफेक्ट है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, इसमें क्वांटिटी ऑफ अल्फा बीटा चेन कम हो जाती है। इसकी वजह से जब आपकी जो आरबीसी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो डिफेक्ट आया किसमें है, आपके आरबीसी में आया है। तो ये ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में पढ़ते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लेक्चर नंबर 3 पे रेफर कर सकते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जिसमें है उसमें ये कैरेक्टर नहीं मिलेगा। टर्नर सिंड्रोम का हमने अभी क्या पढ़ा, जीनोटिपिक की हमें यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, तो XO सिचुएशन होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में अभी हमने क्या पढ़ा कि हम लोगों को मिलेगा 45 प्लस XO सिचुएशन, यानी एक X क्रोमोसोम कम है, यानी फीमेल्स वाले कैरेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट स्टेचर होगा पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट और वेल डेवलप्ड ओवरीज नो मेंस्ट्रुएशन। तो वेल डेवलप्ड ओवरीज नहीं होंगी, वेल डेवलप्ड ओवरीज नॉर्मल फीमेल्स में होती है, पर नॉर्मल फीमेल्स के कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तो इसी के साथ हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर के एंड पे। ये हमारे इस चैप्टर का भी एंड है। जेनेटिक्स का जो चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आज ये खत्म हो गया है।
हमने लेक्चर नंबर 1 में मेंडलिज्म पे बहुत अच्छे से बात करी। लेक्चर नंबर 2 में हमने काफ़ी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसमें अलग-अलग जगह पे हैं इस चैप्टर में, वो सारे पढ़े। लेक्चर नंबर 3 में हमने सारे डिसऑर्डर, सिंड्रोम इन सब पे बहुत अच्छे से बात करी। कोई भी कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में आपको लगा हो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पिछले लेक्चर्स को एक बार रेफर करिएगा, या फिर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमें हमारी टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर देगी। ज़रूरी नहीं है लेक्चर से रिलेटेड डाउट हो, एग्जाम से रिलेटेड डाउट भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई होप इस लेक्चर के एंड में आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे लिख सकते हैं, हम आने वाले लेक्चर्स में उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और अगला लेक्चर जब आएगा तो वो आपका आएगा डीएनए वाले चैप्टर पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो तब तक के लिए आप उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कहीं से प्रिपरेशन कर लीजिए। और आप कहीं से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स से चाहते हैं तैयारी करना, तो आप हमारी ऐप पर जाके टारगेट गुरुकुल पे वहां से पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी यूट्यूब पे ये फ्री लेक्चर सीरीज चल रही है, इसके थ्रू आप अपना रिविजन कर सकते हैं। सो दिस इज वर्षा भारद्वाज signing off. Thanks for watching this lecture and stay tuned for more such lectures, and all the very best for your preparation.